हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं विनीत भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल विनीत भारद्वाज मैथ्स में फिर से आप लोगों का एक बार वेलकम करता हूं। तो पिछले कुछ सेशंस में हम क्लास 10th के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। पहले की कुछ वीडियोस में मैंने एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 के फर्स्ट से लेकर फिफ्थ क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। अच्छी तरीके से डिस्कस करा है हम लोगों ने। अब इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा गया है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन गिवन है जो कि टू वेरिएबल्स में है। दो वेरिएबल्स कौन से हैं, x और y। हमें एक और इक्वेशन पता लगानी है ताकि वो इक्वेशन और गिवन इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशंस कैसी हो जाएं। फर्स्ट पार्ट में इंटरसेक्टिंग, सेकंड पार्ट में पैरेलल और थर्ड पार्ट में कोइंसिडेंट। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा गया है, पढ़िए। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, एक और लीनियर इक्वेशन हमें लिखनी है। अब देखिए किस तरीके से कर सकते हैं, मैं समझाता हूँ आपको। अगर आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस पता लगानी है, इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर आपको पता लगानी है तो बेसिकली कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए और इसकी हेल्प से आप लोग एक और इक्वेशन पता लगा सकते हैं जिसकी वजह से ये पूरा सिस्टम का मतलब दो इक्वेशंस, एक तो गिवन इक्वेशन और एक और इक्वेशन जो हम लिखने वाले हैं, इन दोनों को कंबाइन करके हम बोलते हैं सिस्टम। ये सिस्टम जिसमें दो इक्वेशंस होंगी, ये दोनों इक्वेशंस इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाएंगी। अब हमें एक और इक्वेशन लिखनी है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। देखिए जनरली क्या होता है, मैं आपको वो समझाता हूँ। जो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और ये 3 लिखा हुआ है, ये है कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y। अगर ये दोनों को प्राइम है, को प्राइम का मतलब होता है इन दोनों का HCF 1 है, मतलब इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को छोड़ के, तब हम इनको इंटरचेंज कर देंगे। बस कैसे, जो हम यहाँ पर x लिखते हैं, फिर हम यहाँ पे y लिखते हैं, फिर कोई भी हम यहाँ पे कांस्टेंट लिखते हैं। जो भी y का कोफिशिएंट है उसको x का कोफिशिएंट बना दो, जो भी x का कोफिशिएंट है उसको y का कोफिशिएंट बना दो। अगर ये दोनों को प्राइम नंबर हैं, जैसे कि यहाँ पर है ही, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब अगर आप देखो a1 अपॉन a2 तो वो आ जाएगा हमारा 2/3, और b1 अपॉन b2 कितना आ जाएगा, b1 अपॉन b2 आ जाएगा 3/2। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि जो 2/3 है और 3/2 है, दोनों तो इक्वल होते नहीं। इसलिए ये दोनों जो लाइंस हैं, ये कैसी लाइंस हैं, ये है इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये वन ऑफ द वेज है, वन ऑफ द मेथड है। आप चाहो तो कोई और रैंडमली नंबर लेके भी कर सकते थे, कोई इशू नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ पे लिख सकते थे, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे लिख दो 4 और यहाँ पे लिख दो 9, ठीक है। माइनस 16 लिख दो, चलो इस बार कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सेम नंबर हो या ना हो। अगर आप यहाँ पे a1 अपॉन a2 निकालते हो तो आएगा आपके पास 2/4 जो कि आ जाता है 1/2। और अगर b1 अपॉन b2 निकालते हो तो वो आएगा 3/9 जो कि आता है 1/3। तो क्लियरली यहाँ पे भी जो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं आए हैं, इसलिए ये दोनों लाइंस फिर से कैसी हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। और एग्जांपल्स करवाता हूँ, टेंशन मत लो, बहुत भरपूर एग्जांपल्स करवाऊंगा ताकि तुम लोगों को समझ में आ सके इजीली। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 5x लिख दिया, यहाँ पे 10y लिख दिया, माइनस कुछ भी लिख दो, 27 लिख दो इक्वल टू 0। एक बात बताओ, अब यहाँ पे a1 अपॉन a2 कितना आ रहा है, 2/5 आ रहा है, और b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है, b1 अपॉन b2 आ रहा है 3/10। क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं, बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब फिर से ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। तो जो मैंने मेथड बताया था कि आप इंटरचेंज कर दो, वो सबसे ईजीएस्ट है। अगर आपको वो समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी आप लोगों को उसमें कुछ तकलीफ महसूस होती है तो आप कोई भी रैंडमली इक्वेशन लिख दो और बस चेक कर लो कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 जो ये रेशियोज़ हैं ये इक्वल नहीं आने चाहिए। चलिए अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे बोला गया है कि आपको एक ऐसी इक्वेशन पता लगानी है जिसके साथ गिवन लीनियर इक्वेशन मिलकर कैसी लाइंस बना दे, पैरेलल लाइंस। अब आपको पैरेलल लाइंस बनानी है। अच्छा, पैरेलल लाइंस बनानी है तो हमें उसकी कंडीशंस पता होनी चाहिए। क्या कंडीशन होती है बताइए। कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन होती है, मतलब पहले दो रेशियोज़ तो इक्वल आ जाने चाहिए और वो थर्ड रेशियो के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रैंडमली कोई भी एक नंबर आप अपने माइंड में एज्यूम कर लीजिए। मैंने सिंप्लिसिटी के लिए 2 एज्यूम कर लिया, तो 2 को मल्टीप्लाई करवा दो आप पहली दो टर्म के साथ, और बस 2 को थर्ड वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई मत करवाओ,
कुछ भी लिख दो, या तो -8 एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप 2 की जगह किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, चिंता मत करो। पहली जो 2 टर्म है उनको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, इनको 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, टिक का मतलब है करवा दिया। और -8 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करवाना इसलिए मैंने क्रॉस का साइन लगाया है। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के पर्पज़ से है, ऐसा आपको कॉपी में लिखना नहीं है। अब देखो 2x को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 4x, 3y को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आ जाएगा 6y, और -8 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करवाना है। तो अच्छा, अगर करवाते तो क्या हो जाता, अगर -8 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देते तो ये हो जाता -16 इज इक्वल टू 0। a1/a2 कितना आ जाता 2/4 जो कि होता है 1/2, b1/b2 फिर से 1/2 आ जाता, और c1/c2 भी 1/2 आ जाता, और तीनों रेशियोज इक्वल आ जाते। लेकिन पैरेलल लाइंस में तो तीनों रेशियोज इक्वल नहीं होने चाहिए। जो लास्ट वाला रेशियो है c1/c2 का वो तो बिल्कुल भी इक्वल नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने बोला अगर आप पहले दो जो नंबर्स हैं मतलब 2x और 3y, अगर आप उनको 2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो थर्ड वाले को बस 2 से मल्टीप्लाई मत करवाओ, या तो आप सेम कॉपी पेस्ट कर दो, या फिर आप 2 की जगह 3 से मल्टीप्लाई करवा दो, 4 से करवा दो, 5 से करवा दो, जो आपके मन में आए। फॉर एग्जांपल मैंने 3 से करवा दिया तो ये जाएगा ये। ठीक है, अब फिर से देखते हैं यहाँ पे a1/a2 कितना आ रहा है बताओ। a1/a2 आ रहा है यहाँ पे 2/4 जो कि 1/2 होता है। b1/b2 कितना आ रहा है बताओ। b1 है 3, b2 है 6, अगर इनको डिवाइड करेंगे तो आएगा 3/6, और 3/6 b1/2 होता है। और c1/c2 कितना आएगा बताइए। c1/c2 आएगा -8/-24 जो कि हो जाता है 1/3। तो क्योंकि a1/a2 और b1/b2 इक्वल आ गया है और वो c1/c2 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन सेटिस्फाई होती है। इसलिए जो सिस्टम है जिसमें दो इक्वेशंस हैं, ये दोनों इक्वेशंस कैसी हैं, पैरेलल लाइंस हैं। ओके, ये वन ऑफ द इक्वेशंस थी जो कि पैरेलल लाइन बना रही थी गिवन लाइन के साथ। हम कुछ और एग्जांपल्स भी लेंगे। फॉर एग्जांपल इस बार मैं 2 की जगह 3 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करवाने की जगह थर्ड वाली टर्म में किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करवा देंगे। फॉर एग्जांपल पहले मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखो, जैसे मैंने बोला इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा दो, टिक का मतलब करवा दो। बस थर्ड वाली टर्म को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करवाना, इसलिए मैंने क्रॉस लगा दिया। 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, और 8 3 ज़ा 24 होता है। बस 24 की जगह कुछ और लिख दो, सपोज 23 लिख दिया माइनस का, ये आ गया। अब एक बात बताओ, a1/a2 कितना आ रहा है खुद बताओ। 2/6 कितना आ जाएगा, 2/6 1/3 आ जाएगा। सिमिलरली b1/b2, b1 कितना है बताओ, b1 है 3, b2 कितना है 9, तो b1/b2 करोगे तो 3/9, और 3/9 होता है 1/3। फिर से दो रेशियोज इक्वल आ चुके हैं। अब हमें c1/c2 देखना है। देखिए c1 कितना है -8 और c2 है -23, तो ये आ जाएगा 8/23। तो क्लियरली यहाँ पे a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल आ गया है, और वो c1/c2 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये दोनों लाइंस कैसी हो गई हैं, पैरेलल लाइंस। क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, टेंशन मत लो, बहुत एग्जांपल्स करवाऊंगा। इसको रब कर देता हूँ पहले। इस बार हम क्या करते हैं, -1 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, बहुत ईजी हो जाएगा। ताकि मल्टीप्लाई करवा दो -1 के साथ, इसको भी मल्टीप्लाई करवा दो -1 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करवा दो -1 की जगह 2 के साथ। सपोज बस -1 के साथ नहीं करवाना था तो हमने 2 के साथ करवा दिया। तो 2x को जब -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा -2x, 3y को जब -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा -3y, और -8 और 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा -16 इज इक्वल टू 0। अब आप खुद बताओ a1/a2 कितना है यहाँ पे, a1/a2, a1 है 2, a2 है -2, तो 2/-2 हो गया -1। सिमिलरली b1/b2 कितना आ जाएगा, b1 है 3, b2 कितना है -3, 3/-3 फिर से -1 आ जाएगा। और c1/c2 कितना है, c1 है -8, c2 है -16। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आएगा 1/2। क्लियरली यहाँ पे भी a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल आ गया है, बस वो c1/c2 के इक्वल नहीं आया है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है पैरेलल लाइंस की। इसलिए ये जो सिस्टम है जिसमें दो इक्वेशंस हैं, एक ये और एक दूसरी ये दोनों इक्वेशंस एक सिस्टम में हैं और ये सिस्टम पैरेलल लाइंस बना रहे हैं। ओके, समझ में आ गया होगा आप लोगों को यहाँ तक। अब मैं इसको हटा देता हूँ और हम फिर चलेंगे थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट जो है हमारा, उसमें हमें एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जिसमें वो कोइंसिडेंट लाइंस बना देगा, कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट के लिए हम क्या करते हैं, तीनों नंबर को, जो ये तीनों टर्म्स हैं 2x 3y और -8, तीनों को ही हम सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम नंबर के साथ। फॉर एग्जांपल मैंने बोला इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो।
अब देखो क्या होता है, 2x को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4x, 3y को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा 6y, -8 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा -16 इज इक्वल टू 0। कई बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर क्या राइट हैंड साइड को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करवा दें? करवाओ चाहे मत करवाओ एक ही बात है, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करवा दो सेम आंसर आता है। तो चाहो तो करवा सकते हो, 0 इंटू 2 करोगे तो फिर से 0 ही आएगा ऑब्वियसली। ओके, अब मेरे को बताओ यहाँ पे a1/a2 कितना आ रहा है? a1/a2 आ रहा है हमारे पास 2/4 जो कि होता है 1/2। सिमिलरली b1/b2 कितना आ रहा है बताओ? b1 है हमारा 3, b2 है 6। तो अगर आप b1/b2 निकालते हो तो 3/6 को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 1/2। और c1/c2 अगर हम निकालेंगे, c1 है -8 और c2 है -16। अगर आप इनको डिवाइड करोगे फिर से हमारे पास आ जाएगा 1/2। तो क्लियरली जो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं उसकी कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो जाती हैं, जो कि कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर ये तीनों रेशियोज इक्वल आ जाते हैं तभी एक सिस्टम में जो दो इक्वेशंस हैं वो कोइंसिडेंट लाइंस बनाती हैं। तो क्योंकि यहाँ पे 1/2 तीनों रेशियोज इक्वल आ चुके हैं, इसलिए ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों इक्वेशंस कोइंसिडेंट लाइंस बना रही हैं। एक बार और एग्जांपल लेता हूँ और फिर दोबारा समझाता हूँ, टेंशन मत लो, बहुत एग्जांपल्स करवाऊंगा, बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स। ओके, इसको मैं पहले रब कर देता हूँ, अब फिर से लिखता हूँ। पिछली बार मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवाया था, एक काम करता हूँ इसको -1 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो 2x को -1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, और 3y को -1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, और -8 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दो। 2x और -1 जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये आएगा -2x। 3y और -1 जब मल्टीप्लाई होंगे तो आएगा -3y। -8 और -1 जब मल्टीप्लाई होंगे तो आएगा +8 इज इक्वल टू 0। अब आप खुद बताओ a1/a2 कितना आ रहा है? a1/a2, a1 था 2, a2 था -2, इनको जब हमने डिवाइड किया तो आ गया -1। सिमिलरली b1/b2 कितना आ रहा है? b1 है 3, b2 है -3, जब आप इनको डिवाइड करोगे तो फिर से आ जाएगा -1। एंड c1/c2 आएगा -8/8 जो कि आएगा -1। तो क्लियरली यहाँ पे भी a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों ही इक्वल आ गए, इसलिए ये दोनों इक्वेशंस, ये वाली और ये वाली, ये दोनों इक्वेशंस कैसी हैं? कोइंसिडेंट लाइंस बना रही हैं दोनों इक्वेशंस। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। कोई और भी नंबर ले सकते हो आप, सपोज 3 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया सभी को, 2x को, 3y को, -8 को, तो जो इक्वेशन आएगी वो भी कोइंसिडेंट लाइंस ही बनाएगी। क्लियर? चलिए फिर मैं इसको हटा देता हूँ। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका रीज़न ये है कि क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ग्राफ बनाना है, और ग्राफ का एक क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं पेपर में। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं बाकी और रेफरेंस बुक्स में, या फिर मैं भी आपको करवा सकता हूँ अगर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे कि सर हमें और ग्राफ्स के क्वेश्चन करने हैं, तो मैं वो और प्रैक्टिस करवा सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला गया है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन। पहली इक्वेशन दे रखी है x - y + 1 इक्वल टू 0, x - y + 1 इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन है 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन दे दी, हमें इनके ग्राफ्स बनाने हैं। आगे की कहानी हम इसके बाद करेंगे, सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे इन दोनों इक्वेशंस का। तो ग्राफ के लिए हम सबसे पहले बनाते हैं टेबल। तो टेबल कुछ इस तरीके से बन जाएगी। यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पर हम लिख देंगे x, यहाँ पर लिख सकते हैं y। सिमिलरली यहाँ पर भी लिख देंगे x और यहाँ पर लिख देंगे y। अब देखो x की वैल्यू 0 पुट कर दो यहाँ पर। अगर x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो -y + 1 इक्वल टू 0 हो गया। और +1 को अगर हम राइट साइड में भेज देंगे तो वो -1 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो y की वैल्यू 1 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है आप लोगों को। अब y की वैल्यू हम डाल देंगे 0। अगर y की वैल्यू 0 डाल दी तो x + 1 इक्वल टू 0, ये +1 राइट साइड में जाके -1 हो जाएगा, इसलिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। कब आएगी? जब y की वैल्यू हमने 0 डाली। तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, 0,1 और -1,0। ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं x - y + 1 इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन के लिए। अब देखिए इस इक्वेशन के भी हम ग्राफ्स बनाना चाहते हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना चाहते हैं। सबसे पहले फिर से हम x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। अगर x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो 3x वाली टर्म तो वैसे ही गायब हो गई, क्योंकि 3 को जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 × 0 0 ही हो जाएगा। अब ये जो -12 है इसको राइट साइड में भेज देंगे तो आ जाएगा 12, क्योंकि 2y = 12 आ जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y = 6। कब? जब x की वैल्यू 0 है।
सिमिलरली अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट कर दूँ तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। इस -12 को अगर मैं राइट साइड में भेज दूंगा तो 3x इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x इज इक्वल टू 4। दो कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं 0,6 और 4,0। ये दो कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं हमारे पास। अब मैं दूसरी विंडो में आपको इसका ग्राफ बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गई हमारी y एक्सिस और ये हो गई हमारी x एक्सिस। कोशिश करेंगे कि इक्वल स्पेसिंग दें हम ताकि एक्यूरेट ग्राफ बने। ये हो गया 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6 -1 -2 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमारी है x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस, ये हमारी x डैश एक्सिस, ये -x एक्सिस, जैसा आपको सही लगे वैसा लिख सकते हो। ये है y डैश एक्सिस, ओके। सबसे पहला जो कोऑर्डिनेट था वो था 0,1। अब देखते हैं 0,1 किधर है। 0 x एक्सिस में 0 ढूंढो कहाँ पर है, ये x एक्सिस में 0। y की वैल्यू 1 होनी चाहिए तो हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। ये हो गया x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1। 0,1 ये वाला पॉइंट हो गया। आगे है -1,0 -1,0 हो जाएगा ये वाला पॉइंट। अब इनको हम कर देंगे ज्वाइन कुछ इस तरीके से, क्लियर हो गया। और यहाँ पर बना देंगे एरो ऐसे और इक्वेशन का नाम लिख देंगे। इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं। दूसरी इक्वेशन की कोऑर्डिनेट्स हैं 0,6 और 4,0। 0,6 यहाँ पर है 0,6 और 4,0 है यहाँ पे, 4,0 है यहाँ पे। अगर इनको ज्वाइन कर दें तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एरो बना देते हैं और इसका नाम लिख देते हैं इक्वेशन का। इक्वेशन थी 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। कि ट्राइंगल एक बनेगा उसके हमें कोऑर्डिनेट्स पता लगाने हैं। डिटरमाइन का मतलब होता है फाइंड करना। हमें फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट्स। किसके कोऑर्डिनेट्स? ट्राइंगल के वर्टिसेस। वर्टिसेस का मतलब होता है कोने। फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। दीज लाइंस का मतलब है कि ये रेड कलर की लाइन और एक ये पर्पल या वायलेट जो भी ये कलर है वो वाली लाइन। ये तो दो लाइंस दिख रही है ना आपको कलर वाली, ये दो साइड्स हो चुके हैं ट्राइंगल की। और थर्ड साइड कौन सी है? थर्ड साइड है एक्स एक्सिस। तो जो एक्स एक्सिस है वो है ये, एक्स एक्सिस है ये, और जो ट्राइंगल बन रहा है हमारा वो ये वाला ट्राइंगल बन रहा है। सबको समझ में आ गया? ये ट्राइंगल बन रहा है कैसे, दोबारा बता देता हूँ, ध्यान से देखो। ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस जिसको मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूँ, ये हो गई एक्स एक्सिस। ये हो गई हमारी पहली साइड ट्राइंगल की क्योंकि ये इक्वेशन से ही आ रही है, और जो दूसरी इक्वेशन है उससे ये वाली साइड आ रही है ट्राइंगल की। तो हमारे पास ये ट्राइंगल फॉर्म हो चुका है। हम चाहें तो इसका नामकरण कर सकते हैं, सपोज़ ए, बी और सी। ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं हमारे पास यहाँ पे 2,3, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2,3। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं? -1,0 और सी के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 4,0। तो हमने क्या किया है, हमने डिटरमाइन कर लिया है कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। अब हमें शेड करना है ट्राइंगुलर रीजन को। तो शेड कैसे करेंगे? देखो शेड हमने कुछ इस तरीके से कर दिया, ये हो चुका है शेड, क्लियर। अब इस क्वेश्चन में सपोज ऐसा पूछा जाता कि आप एरिया भी बताओ, फाइंड एरिया। हालांकि पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जाता तो कैसे करते वो समझा रहा हूँ। फाइंड एरिया, तो एरिया निकालने के लिए हम पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं नीचे। पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं नीचे कुछ इस तरीके से, ठीक है। 2 वाले पॉइंट पे आके गिर जाता है ये परपेंडिकुलर। अब एक बात बताओ, ये बेस कितना है? यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो 4 है, और ये कितना है? ये है -1। तो 4 - 1 कितना हो जाएगा? आप लोग बोलोगे 3, लेकिन 3 नहीं बोलेंगे, एक्चुअली डिस्टेंस है ये, और डिस्टेंस को हम हमेशा प्लस करते हैं। फिजिक्स की दुनिया में हम लोग नेगेटिव साइन को कंसीडर ज़रूर करते हैं, लेकिन मैथ्स में हम इनको सिंपली प्लस कर देंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया 4, समझ में आ रहा है? ओ से लेके सी तक हो गया 4, और ओ से लेके बी तक हो गया 1 यूनिट। हमें इसका पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, तो 1 + 4, तो ये आ गया हमारे पास 5 यूनिट्स। इतना समझ में आ गया? और ये कितना है? देखो ये वाला, ये हो गई इसकी हाइट है हमारे पास 3 यूनिट्स। और एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। और बेस है हमारे पास कितना? 5, और हाइट है 3। 5 3 = 15/2 अगर करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 7.5 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर हो गया?
अच्छा, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि ये ग्राफ हम रफ हैंडेडली बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि एक्यूरेसी मेंटेन हो। तो इसको चेक करने के लिए मैं एक बार आपको ग्राफ बना के भी दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि जो हमने ग्राफ बनाया है वो एक्यूरेट कितना है। ओके, तो इसके लिए हम जा सकते हैं डेस्मोस की वेबसाइट पे और इसमें हम दोनों इक्वेशंस को टाइप कर देंगे। पहली इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस टू वाई माइनस 12 इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, ये दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। और एक है x एक्सिस की जो इक्वेशन फॉर्मेट होता है वो होता है y इक्वल टू ज़ीरो। अब आप खुद देखो, ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ है हमारा। इसके वर्टिसेस चेक कर लेते हैं। वर्टिसेस आए 2,3 माइनस 1,0 और 4,0। क्या सेम वर्टेक्स हमारे आए थे? बिल्कुल आए थे। क्या हाइट हमारी 3 आई है? बिल्कुल आई है हाइट 3। क्या बेस हमारा 5 आया है? यहाँ पे भी देखो बेस 5 आया है। ओके, तो 5 इंटू 3 15, 15 अपॉन 2 7.5 स्क्वायर यूनिट्स इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन हमसे पूछा नहीं गया था, याद रखना। स्क्वायर यूनिट्स लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर यूनिट्स। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा डाउट लाइए। जो भी समझ में नहीं आता आप लोग एक दूसरे से भी पूछिए और कमेंट बॉक्स में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर हम, अगर मेरे को लगता है कि कोई क्वेश्चन सच में बहुत अच्छा है तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं ओवर द वीडियो। ओके, चलिए फिर ख्याल रखिए अपना। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।